सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल बेग, BA पार्ट 3 हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में हम पढ़ रहे थे हरिवंश राय बच्चन। उनकी 2 कविताओं पर हमने सप्रसंग व्याख्या की। प्रथम कविता थी हमारी अग्निपथ और दूसरी कविता थी सोन मछली। हम दोनों कविताओं पर प्रकाश डाल चुके हैं। आज हम नया टॉपिक नागार्जुन की रचनाओं पर प्रकाश डालेंगे। नागार्जुन, उनकी रचना आती है अकाल और उसके बाद। देखना, उनकी रचना है अकाल और उसके बाद। दूसरी इनकी रचना है हमारे पाठ्यक्रम में जो दूसरी इनकी रचना है सिंदूर तिलकित भाव। सिंदूर तिलकित भाव, ये 2 रचनाएं हैं इनकी, छोटी छोटी रचनाएं हैं। पहली रचना हमने देखा कि अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद। दूसरी रचना है सिंदूर तिलकित भाव, नागार्जुन की रचना ही नागार्जुन। इनका जीवन परिचय हमने गत वीडियो में बताया। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं वो देख लेना। हम रचनाओं पे आते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में है। क्या बताया है, देखो, अकाल और उसके बाद। इस छोटी सी कविता में अकाल और उसके बाद कविता का ये शीर्षक है। इस कविता में छोटे से आकार की ये संपूर्ण कविता है। इस छोटी सी कविता में कवि अकाल और उसके बाद की स्थिति का वर्णन किया। पहले अकाल का वर्णन किया और अकाल के बाद की स्थिति का वर्णन किया है। अकाल, खाने की वस्तुएं जब अकाल के चपेट में आ जाने से समाप्त हो जाए, मनुष्य की क्या दशा होती है। मनुष्य के साथ पूरा जीव जंतु, प्रकृति में रहने वाले जीव जंतु जो मनुष्य पर आधारित है, उनकी भी दशा दयनीय हो जाती है, उसका वर्णन किया है। उसके बाद में, अकाल के बाद में जैसे ही आशा की किरण आती है और तो उस समय क्या परिवर्तन आता है, इस कविता के माध्यम से कवि नागार्जुन जी ने बताया है। अकाल और उसके बाद। और दूसरी रचना है सिंदूर तिलकित भाव। 2 रचनाएं हैं, छोटी छोटी रचनाएं हैं। इसको हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। आप अपना रजिस्टर, पेन निकाल के साथ साथ में इसको लिख लिया करो तो अपने याद रहता है। पहले हमने कौन सी रचना पढ़ी उसको भी अच्छी तरह से आप अपने रजिस्टर में अंकित किया होगा। यहाँ हमारा पूरा पाठ्यक्रम, हम एक एक टॉपिक को यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या के माध्यम से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं उसका यहाँ बताया जाता है। तो आप उसको अच्छी तरह से अपने आप को बांध कर बैठे इन वीडियो को देखें तो आशा करता हूँ कि आपके अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलें, अकाल और उसके बाद पहले हम यहाँ पर अंकित करेंगे, साथ साथ में इसको लिखेंगे। अकाल और उसके बाद। और देखें, दूसरी कविता है सिंदूर तिलकित भाव, अकाल और उसके बाद। बताया है अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुटिया, कई दिनों तक काली कुटिया
पास। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। कई दिनों तक काली कुतिया काली कुतिया, कई दिनों तक काली कुतिया सोई उनके पास। दो पंक्तियां और लिख लेते हैं। फिर बताया है कई दिनों तक लगी रही भीत पर, कई दिनों तक लगी रही भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक लगी रही छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूल्हे की भी, कई दिनों तक चूल्हों की भी, चूहों की भी कई दिनों तक, चूहों की भी हालत रही गश्त, हालत रही शिकस्त। शिकस्त ये तो है अकाल की बात। पहले अकाल की बात पर चर्चा करें, फिर 3 पंक्तियां काल और उसके बाद की बात। इस 4 पंक्तियों में नागार्जुन जी क्या बताते हैं? कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। कई दिनों तक काली कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी रही भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूल्हे की भी हालत रही शिकस्त। बताते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। कवि क्या कह रहा है कि जीवन में अकाल की चपेट में आता है तो पूरा जीवन ही नष्ट हो जाता है। जब काल की चपेट में आता है, अकाल की चपेट में आता है, जीवन में विविधता, ऐसा जीवन विविधता को कोसता है, ऐसा जीवन विविधता को कोसता है, अपने अस्तित्व की समाप्ति की ओर ले जाता है। और फिर बताता है कि इसी संदर्भ में ये अपने कवि नागार्जुन जी क्या कह रहे हैं कि अकाल पड़ा तो कुछ घर में कुछ नहीं था, घर में कुछ दाने नहीं थे, घर में दाने नहीं हो तो रोटी कहाँ से बने? रोटी तो चूल्हे पे बनती है। जब घर में आटा दाना नहीं हो तो चूल्हा वो क्या रहेगा? उदास रहेगा। उस पे न तो खाना बनता, रोटी नहीं बनती चूल्हे पे, तो चूल्हा क्या रहता है? उदास है। क्योंकि जीवन में जब ऐसी व्यवस्था आ जाती है, घर में दाने नहीं हो खाने के लिए, तो चूल्हा क्या है? उदास होगा। कई दिनों तक चूल्हा रोया, फिर वो चूल्हा है वो रोता है। चक्की रही उदास, जिस चक्की में खाने के लिए आटा पीसा जाता है गेहूं का, वो चक्की की गड़गड़ाहट न हो तो जीवन में फिर जीवन का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। कई दिनों तक काली कुतिया सोई उनके पास। अब मालिक के साथ जो कुतिया है उनका अस्तित्व भी अपने स्वामी के साथ ही होता है। जीव जंतुओं का जो प्राणी है कुतिया है, उनका पालन पोषण उसी घर से होता है जिस घर में अब क्या नहीं है? दाने नहीं है खाने के लिए, बनाने के लिए आटा नहीं है, तो रोटी कहाँ से बनेगी? चूल्हा तो रो रहा है। जो काली कुतिया थी वो भी अपने स्वामी के साथ भूखे पेट सो गई। देखो, भूखे पेट ही उदासी के भाव से अपने मालिक के पास सोई पड़ी है और व्यवस्था को कोसती हुई सोई पड़ी है। तो क्या बताया है? कई दिनों तक काली कुतिया सोई उनके पास।
अब घर में दाने हो तो जितने भी जीव जंतु है इनका भी जीवन वहीं से निकलता है। दानों से, खुशबू से कोई अपने उदर की पूर्ति करता है, कोई खा के करता है। तो घर में दाने नहीं है, चूल्हा रो रहा है, चक्की उदास है, काली कुटिया उनके पास सो के समय को व्यतीत कर रही है, अपने आप को कोसती हुई, अकाल को कोसती हुई जीवन को जी रही है। जब तक उनके अंदर प्राण है तब तक वो जीवित है, लेकिन स्वामी का द्वार नहीं छोड़ा। कई दिनों तक लगी रही भीत पर छिपकलियों की गश्त। छिपकलियां, जीव जंतु, मैंने बताया कि ये सब किस पे आश्रित है, ये मानव पर आश्रित है। जब मानव ही भूखा रहे तो इनका अस्तित्व तो समाप्त तो होने वाला ही है। तो कहते हैं छिपकलियों की गश्त रही, कभी इधर दौड़ती रही भूखी प्यासी, कभी इधर दौड़ती रही। तो जो इनका जीवन था वो उदासीपूर्ण जीवन बिताने के कारण ऐसा उपेक्षित सा लग रहा था, जीवन में उदासीनतापूर्ण जीवन जी रहे थे। तो भीषण काल में जीवन की चक्की थी और चूल्हे को व्यर्थ जो कर दिया था। अब आगे बताया है कवि ने कि कई दिनों तक छिपकलियां की रही गश्त, कई दिनों तक चूहों की हालत रही शिकस्त। जिस घर में दाने होते हैं चूहे वहीं आते हैं। अब जिस घर में दाने नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, तो चूहे अपने उदर की पूर्ति के लिए कभी इधर दौड़ते हैं, कभी इधर दौड़ते हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं अकाल के चपेट में आए हुए। तो कई दिनों तक चूहे की हालत थी, वो भी शिकस्त रही अकाल में आने के बाद। अब आगे क्या बताया है आगे पंक्ति में कि दाने आए घर में के अंदर, दाने आए घर के अंदर, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। अकाल का ऐसा भयानक दृश्य निकल जाने के बाद में घर में दाने आने का सिलसिला शुरू हुआ है। घर में क्या आए हैं, खुशी का अवसर आया है, घर में दाने आए हैं, भूखे मर रहे थे, अब घर में प्रवेश हुआ है दानों का, यानी कि अनाज आया है घर में। तो कवि कह रहे हैं समय बदला, अकाल की जो भयावह स्थिति थी वो अब समाप्त हो गई, अब परिवर्तन आया है। परिवर्तन स्थिति घर में अन्न के कणों का आगमन हुआ, परिणाम स्वरूप घर के जो उदासी का जो समय था वो निकल चुका है। उदास बेजान सा लगता वही आंगन अब खुशी में भर चुका है। तो क्या बताएं आगे देखो, धुआं उठा आंगन के ऊपर, धुआं उठा आंगन के ऊपर, आंगन के ऊपर धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। कई दिनों के बाद धुआं उठा आंगन में कई दिनों के बाद। जो चूल्हा रो रहा था, जिस चूल्हे पे कभी अनाज नहीं पका, जिस चूल्हे पे भोजन नहीं बना, वो उदास था। आज उस चूल्हे में रौनक आई है, रौनक आई है। आंगन के बीच में वो चूल्हा अब अपने जीवित अवस्था में आया है। उस चूल्हे से धुआं उठा है। धुआं उठने का आशा का संकेत हुआ है कि आज इस घर में क्या होगा कि अनाज आया है, इसलिए इस घर में भोजन की व्यवस्था होगी। तो क्या है, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें, चमक उठी घर भर की आंखें, आंखें कई दिनों के बाद
निरस्ता थी, जीवन में अकाल के कारण निरस्ता थी। अब वो जो भयानक स्थिति के संकट के जो बादल थे वो बादल चले गए हैं, वो बादल चले गए हैं। इसलिए घर के अंदर धुआं उठा है। सभी की आंखों में चमक आ चुकी है, आशा की किरण जागृत हुई है। अकाल का जो भयानक स्थिति थी वो निकल चुकी है, घर में खाना बनने लगा है। इसके घर में सभी व्यक्ति प्रसन्न हो गए, सभी व्यक्ति थे वो प्रसन्न हो गए। अब आगे देखो, कौवे ने पंखें खुजलाई, कौवे ने पंखें खुजलाई। कई दिनों के बाद कौवे ने पंखें खुजलाई कई दिनों के बाद। कवि क्या कह रहा है? मैंने बताया था कि जो भी मानव है उनके साथ ही संबंध अपने जीव जंतुओं का है। जिस घर में अनाज होगा वहाँ कितने प्राणियों की उदर की पूर्ति होती है, उदर की प्रतिपालना होती है, कितने पेट भरते हैं, चाहे जीव जंतु कुत्ता हो चाहे पक्षी हो। तो क्या पता है, मंडेर पे बैठा हुआ कौवा ने उसी से अपने पंखों को खुजलना शुरू किया। उनके पंखों में भी क्या आई? उनके पंखों में भी चमक आई, कांति आई। उनके पंखों में एक ऊर्जा का संचार हुआ कि आज इस घर से मेरे को कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलेगा, मेरे को आज इस घर से कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलेगा। पहले अकाल था तो इधर उधर भटकते फिर रहे थे, अपनी जान को गंवाते हुए घूम रहे थे। आज उस घर में घर के आंगन के बीच में धुआं उठा है, उस आंगन में धुआं उठा है। धुआं उठना एक आशा का संकेत है। जिस घर में धुआं उसी घर में उठता है जिस घर में चूल्हे पे कुछ ना कुछ बनता हो। ये पहले की बात है। आज जो हम एक आधुनिक युग में जी रहे हैं, अब धुआं उठना अलग बात है, अब नहीं उठता वो अलग बात है। पहले ऐसा ग्रामीण अंचल में ऐसा ही होता था, आज भी हो रहा है, कहीं बहुत जगह ऐसे ही चलता है कि कच्ची मिट्टी का चूल्हा है और लकड़ियों से ईंधन से भोजन बनाया जाता है। ऐसा गांव में अभी तक ऐसा ही है। तो ये जो हम जहाँ शहरीकरण है वहाँ पर जगह का अभाव के कारण, या ऐसा मान लो कि अपने आप को आधुनिकता मानते हुए हम गैस सिलेंडर का प्रयोग कर रहे हैं। ये गांव में अभी तक प्रचलन है कच्चे चूल्हे का, उसमें भोजन बनता है। वो कविता उसी माध्यम से ये कही गई है। क्या देखो, ये 6-7 पंक्तियाँ हैं, इसको वैसे याद कर लेना। नागार्जुन की ये पंक्तियाँ हैं, अकाल और उसके बाद। व्याख्या आ जाए आसान सा है। अकाल के पहले की स्थिति, अकाल की स्थिति और अकाल के बाद की स्थिति, दोनों की तुलना करते हुए बताना है। तो यहाँ पे ये जो बताया है कविता, अकाल की जो भयानक स्थिति है उसमें उत्पन्न जो विषमता है उसको सीधी सरल भाषा में पाठक के भीतर को हिला देने की क्षमता है इन पंक्तियों में। हर व्यक्ति अंदर से हिल जाए ऐसी पंक्तियाँ हैं ये। कि अकाल पड़ता है तो कैसे, देखो कि लागी सोताना कठिन लागन के बीच, जिसने अकाल को झेला है वो ही जान पाता है, दूसरा नहीं जान पाता अकाल होता क्या है। अकाल में कहते हैं कि अकाल पड़ा था और जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि पेड़ की छाल को भी ग्रास कर लिया था। देखो, भोजन नहीं मिला था, पेड़ की छाल थी ना, पेड़ की छाल को ग्रास करके अपने जीवन को कहीं न कहीं बचा के रखा। ऐसा अकाल होता है। सब जो भोजन है वो नष्ट हो जाता है, मिलता नहीं। अकाल ऐसे चपेट में आता है। जीव जंतु जैसे कोरोना काल चल रहा है, देखो है ना कैसे भयानक स्थिति हुई थी, ऐसा ही अकाल में होता है। तो यही बात यहाँ बताई है। कई दिनों तक चूल्हा हुआ चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक भीत पर रही छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर, कई दिनों के बाद धुआं उठा
आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर पर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने पंखें खुजलाई कई दिनों के बाद। देखो कौवे ने पंखें खुजलाई कई दिनों के बाद। कौवा पहले भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहा, कहीं नहीं मिला काल में, और जैसे घर के आंगन के बीच में धुआं उठा है तो आके में डरते बैठ गया और इसी आशा के साथ आके बैठे कि आज मेरे को कुछ ना कुछ यहाँ से भोजन प्राप्त होगा। इसलिए उसने अपने पंखों को खुजलना शुरू कर दिया। पंखें खुजलने का अर्थ यह है कि उसको आशा का संकेत मिला है कि अकाल चला गया है अब, क्योंकि अब आंगन के बीच में से क्या उठना शुरू हो गया, धुआं उठना शुरू हो चुका है। तो ये हमारी छोटी सी कविता थी। कौन सी कविता थी? अकाल और उसके बाद। कल हम पढ़ेंगे सिंदूर तिलक हार। कौन सी पढ़ेंगे? सिंदूर तिलक हार। प्यारी सी, ये भी कविता प्यारी सी है, ये भी प्यारी सी है। तो आज हमने पढ़ा कई दिनों तक तुल्ला रोया तकी रही लाश, कई दिनों तक काने कुतिया सोई उनके पास। फिर बताया कई दिनों तक लगी रही भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आई घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर पर की पंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने पंखें खुजलाई कई दिनों के बाद। तो ये हमारी छोटी सी कविता थी। आज हम यही विराम देते हैं। कल फिर हम इनकी कविता सिंदूर तिलकित फाल इसको लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर हैं, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।